बता रहे हैं सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। राष्ट्रपति ने नहीं दिया मिलने का वक्त। कृषि कानूनों पर राष्ट्रपति से मिलना चाहते थे सीएम, जिसके लिए उन्हें वक्त नहीं दिया गया। किसानों की रखना चाहते थे बात। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति से नहीं दिया मिलने का वक्त। सीएम को कृषि कानून पर मिलना चाहते थे राष्ट्रपति से सीएम अशोक गहलोत। किसानों के मुद्दे को रखना चाहते थे उनके सामने, लेकिन उन्हें वक्त नहीं दिया गया। तो इस मामले में उनका ट्वीट भी आया है। कोई चर्चा नहीं की, जिसके चलते आज पूरे देश के किसान सड़कों पर है। नए किसान कानून पर किसानों की बात रखने के लिए पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने महामहिम राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया। चलिए और अधिक जानकारी के साथ गोवर्धन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोवर्धन, किसान आंदोलन को लेकर सीएम राष्ट्रपति से मिलना चाह रहे थे, किसानों की बात को रखना चाह रहे थे राष्ट्रपति के सामने, लेकिन उन्हें वक्त नहीं दिया गया। कारण क्या बताया जा रहा है? क्या गोवर्धन आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो गोवर्धन से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति से नहीं दिया मिलने का वक्त। वो कृषि कानून पर राष्ट्रपति से मिलना चाहते थे और किसानों के मुद्दे को रखना चाहते थे, बात करना चाहते थे। उन्होंने ट्वीट कर इस बात का भी जिक्र किया है कि पहले पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से ने मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन राष्ट्रपति ने मिलने का समय नहीं दिया। इसके बाद हम 4 कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मिलकर समय मांगा, लेकिन राष्ट्रपति महोदय की मजबूरी रही होगी, इस कारण हमें समय नहीं मिल सका। तो ये एक बड़ा आरोप लगाया है, बड़ा बयान सामने आया है। राष्ट्रपति ने नहीं दिया मिलने का वक्त और हो सकता है कोई मजबूरी होगी, उन्होंने इस ट्वीट में जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 4 राज्य केंद्र कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उनसे मिलना चाहते हैं और कृषि मुद्दे को लेकर के, कृषि बिल को लेकर के वो बात वहां पर रखना चाहते हैं राष्ट्रपति के साथ। तो बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और बात सीएम गहलोत ने की है राज्यपाल की तारीफ। जी हां, राज्यपाल कलराज मिश्र की तारीफ की है उन्होंने। कलराज मिश्र की सोच राजस्थान से मिलती है। उन्होंने कहा कि मैंने 7-8 राज्यपालों के साथ काम किया है, लेकिन कलराज मिश्र उन सबसे अलग हैं। तो सीएम गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कलराज मिश्र की सोच राजस्थान से मिलती है और मैंने कई 7 से 8 राज्यपालों के साथ काम किया है, उनमें राज्यपाल कलराज मिश्र उन सबसे अलग हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक बार फिर विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। कृषि कानूनों के मसले पर केंद्र को आंखें दिखाते हुए बेनीवाल ने चेतावनी दी है कि केंद्र किसानों की मंशा के अनुरूप फैसला नहीं लेता है तो आरएलपी एनडीए का साथ छोड़ सकती है। कृषि कानूनों के विरोध में आरएलपी एनडीए का साथ छोड़ेगी। आरएलपी ने तरेरी केंद्र सरकार पर आंखें। अकाली दल की राह पर आरएलपी। जी हां, सियासत में कौन कब किसकी राह पर चलने लगे और कौन कब पलटी मार दे, ये बड़े बड़े सियासी पंडित भी नहीं जानते हैं। कल तक केंद्र सरकार और पीएम मोदी के गुण गाने वाले राजस्थान के नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल के बयान तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। अब जरा आप भी सुनिए बेनीवाल के विद्रोही तेवर वाले बयान को लेके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पहले जो तीनों कृषि बिल केंद्र सरकार लेके आई है, इनका विरोध मैंने किया सोशल मीडिया के माध्यम से, सड़कों पे भी। और आज मैंने अमित शाह जी जो एनडीए के चेयरपर्सन हैं, उनको ट्वीट के माध्यम से
और पत्र लिखी मांग करी है कि अगर इस काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो एनडीए को समर्थन दे या नहीं दे जारी रखे, इस पर पुनर्विचार पार्टी करेगी। सुना आपने, बयान के पहले भाग में बेनीवाल सियासी सावधानी बरत रहे हैं और एनडीए को समर्थन पर पुनर्विचार की बात कह रहे हैं। लेकिन जरा ठहरिए, बेनीवाल इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने खुद किसानों के समर्थन में खड़े होने का आह्वान करते हुए लगे हाथों गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी को भी सलाह दे डाली। किसानों के साथ है, आवश्यकता पड़ी दिल्ली कूच करेंगे। किसान कौम को जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम किसानों के साथ हैं और इसमें शीघ्र प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को इन किसानों से वार्ता करनी चाहिए। दिल्ली के अंदर इनको जो धरना स्थल है वो देने की जो मांग करे उसमें करना चाहिए। बेनीवाल के विद्रोही तेवर इतने पर भी नहीं थमे। उन्होंने पूरी दिल्ली घेरने की अंतिम चेतावनी देते हुए मांगे नहीं माने जाने पर एनडीए से समर्थन वापसी की भी घोषणा कर दी। किसी तरह की बेहूदगी अगर सरकार ने किसानों के साथ की तो पूरे देश का किसान सड़कों पर होगा और दिल्ली को चारों तरफ से घेर लेंगे। ये मेरी अंतिम चेतावनी दिल्ली की सरकार को है कि कृषि बिलों को गंभीरता से ले, ठंड के अंदर संघर्ष करें, किसानों को बचाएं और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें, अन्यथा आरएलपी एनडीए से अपना समर्थन वापस लेने का विचार कर रहा है। बेनीवाल सिर्फ कृषि बिल के बहाने बीजेपी पर हमलावर नहीं है, उन्होंने तो प्रदेश के बीजेपी नेताओं पर भी हमला बोल रखा है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खेमे के साथ ही आजकल वो प्रताप सिंह सिंघवी पर भी ट्विटर वार किए जा रहे हैं। मसलन सिंघवी पर वार करते हुए उन्होंने लिखा, सिंघवी जी मत भूलो विपक्ष में हो, बेहतर होगा लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका मजबूत करो। गहलोत सरकार के गठजोड़ का हिस्सा बनकर उन घोटालों और अनियमितताओं को नहीं दबा सकते हैं जिसकी जवाबदेही आपकी और धारीवाल जी की बनती है। एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, क्या सिंघवी जी बता पाएंगे आपके मंत्री रहते हुए आखिर फन किंगडम प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी गड़बड़ी क्यों और किसकी मेहरबानी से हुई? बच्चों के लिए अम्यूजमेंट पार्क के स्थान तक को भूमाफियाओं के हवाले करने में पूरा जोर लगा दिया। क्या यही आपकी वरिष्ठता है? साफ नजर आ रहा है कि बेनीवाल ने बीजेपी के खिलाफ जाने की तैयारी तेज कर दी है। इसी तैयारी के तहत वो कृषि कानूनों को लेकर केंद्र पर हल्ला बोल रहे हैं और अलग अलग तरीकों से बीजेपी के स्थानीय नेताओं को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या अकाली दल की राह पर चल रहे हैं बेनीवाल? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे पंचायती राज चुनाव की। जी हां, पंचायती राज चुनाव का चौथा चरण कल है। 2 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कोरोना गाइडलाइंस का इस दौरान विशेष ख्याल रखा जाएगा। बूथों के लिए मतदान दल आज रवाना हो रहे हैं। 21 जिलों के 46 पंचायत समितियों में चुनाव होगा। जिला परिषद सदस्यों के भी मतदान होगा और 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी। तो वहीं पंचायती राज के चौथे चरण के लिए होने वाले चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने भी कमर कस ली है और इसके लिए पोलिंग पार्टियां शांतिपूर्ण मतदान के लिए रवाना हो गई है। कल चौथे चरण के लिए सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू होगी और शाम 5 बजे तक ये मतदान खत्म होगा। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पाली, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बूंदी की ये तस्वीरें हैं, जहां से मतदान कर्मी जो है प्रशिक्षण लेकर के अपने सामान लेकर के अब बूथ के लिए रवाना हो चुके हैं। तमाम सामान उन्हें मिल गया है, जो ईवीएम लेकर के और तमाम पर्चे लेकर के अब वो बूथ पर जाएंगे। प्रशिक्षण वो पहले से ही ले लिए हैं।
चलिए, और हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ कपिल जुड़ चुके हैं उदयपुर से और अभिजीत अजमेर से जुड़ चुके हैं। कपिल, क्या आप सभी मतदान कर्मी अब बूथों की तरफ रवाना हो चुके हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखिए 8 बजे मतदान दलों की रवानगी का सिलसिला शुरू हुआ था। जो सबसे पहले मतदान दल रवाना करने थे सब उनको अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। एक बार फिर से जो पूरी मतदान की प्रक्रिया है उसको रिवाइज्ड कराया गया और उसके बाद में अंतिम प्रशिक्षण खत्म होने के साथ ही मतदान से जुड़ी हुई जो समस्त सामग्री है वो मतदान दलों को उपलब्ध कराई गई थी। उदयपुर में कुल 532 मतदान दल आखिरी चरण के लिए आज रवाना हुए हैं। 11 जिला परिषद सदस्य और 81 पंचायत समिति सदस्यों के लिए कल मतदान होगा और कुछ मतदान दल अपने गंतव्य तक पहुंच चुके हैं, तो वहीं देर शाम होते होते सभी जो मतदान दल हैं वो अपने मतदान केंद्र तक पहुंच जाएंगे और जो वहां पर व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू करने का कार्य शुरू कर देंगे। उदयपुर में जयसमंद, सलुम्बर, सेमारी, जल्लारा और लसाड़िया पंचायत समिति के लिए कल मतदान होना है, तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी जो है वो पुलिस महकमे ने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी है, क्योंकि जो सेंसिटिव बूथ माने गए हैं वहां पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। इसके साथ ही जो सेक्टर मजिस्ट्रेट जो तय किए गए उन्होंने सभी बूथ का निरीक्षण कर लिया है और जहां पर किसी भी तरह की कमी थी उसको पूरा करने के लिए निर्देशित भी कर दिया है। तो सारी तैयारियां पूरी है। देर शाम होते होते सभी मतदान दल अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे और अग्रिम जो कार्रवाई है उसको शुरू कर देंगे। जी, अभिजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, अजमेर की बात करें तो क्या वहां से सभी मतदान कर्मी अब बूथों के लिए रवाना हो चुके हैं? सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ व्यवस्था की गई है, चूंकि कल मतदान होना है? देखिए कल्याण, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से आज सुबह 9 बजे अंतिम प्रशिक्षण देकर मतदान दल जो 296 मतदान दलों का गठन किया गया है, किशनगढ़ और अराई पंचायत समिति के 36 वार्डों के लिए कल मतदान होना है। चौथे और अंतिम चरण का मतदान होना है। तो तमाम जो मतदान दल हैं वो अंतिम प्रशिक्षण पाकर जो है अपने अपने मतदान दलों की मतदान केंद्रों की तरफ रवाना हो चुके हैं। कुछ एक जो है मतदान दल वहाँ पहुँच भी गए हैं और जो जरूरी जो आवश्यक कार्य है उन्हें अब संपादित करना शुरू कर दिया गया है। जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो किशनगढ़ और अराई पंचायत समिति में करीब 1 दर्जन क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल मतदान दल बूथ है, जहां पर पुलिस ने हथियारबंद जवानों के साथ साथ जो पेट्रोलिंग पार्टीज हैं उनकी भी मुस्तैदी वहां पर कर दी गई है। जो अभी तक के 3 चरणों का मतदान हुआ है उसमें जो की हाईलाइट्स रही हैं, अगर अजमेर की अब बात करें कल्याण, तो जो पोलिंग परसेंटेज रहा है वो इन तीनों चरणों में 60% तक भी नहीं पहुंच पाया है। तो कहीं ना कहीं कम मतदान प्रतिशत जो है वो एक बड़ी चिंता का विषय जरूर कहा जा सकता है राजनीतिक दलों के लिए, जो लगातार इस जुगात में थे कि अधिक से अधिक मतदान जो है वो हो, ताकि उनका जो कैलकुलेटिव मेथड है हार जीत का उसमें वो अपने आप को सेव। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल और अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उदयपुर में पेट्रोल के दाम 91 रुपये तक पहुंच गए हैं। पहली बार उदयपुर में इतना महंगा पेट्रोल आम आदमी को मिला। पेट्रोल के दामों के अलावा डीजल का ग्राफ 82 रुपये से ज़्यादा तक पहुंचा है। पेट्रोल के बढ़ते दामों से आम आदमी पर काफ़ी भार पड़ा है और आम आदमी महंगाई से त्रस्त होने लगा है। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता कपिल श्रीमाली ने। पेट्रोल की रेटों में पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा तेजी देखी जा रही है और अब पेट्रोल पहली बार 90 रुपए के पार पहुंच चुका है। हम पेट्रोल पंप पर मौजूद है और मैं आपको वो स्क्रीन दिखाना चाहूँगा जहां पर पेट्रोल की रेट्स डिस्प्ले हो रही है। आप देखिए कि पेट्रोल और डीजल की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। स्पीड पेट्रोल 94 रुपीज़ एंड 6 पैसा जो है वो स्पीड पेट्रोल इस समय बाजार में उपलब्ध है। तो वहीं जो स्पीड पेट्रोल के अलावा अगर हम नॉर्मल पेट्रोल की बात करें तो 91 रुपये प्रति लीटर जो है वो नॉर्मल पेट्रोल पंप पर इस समय मिल रहा है। इसके अलावा डीजल की रेटें भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। 82 रुपये 95 पैसा डीजल की रेट हो चुकी है और आप देखिए कि जो रेटें बढ़ी है उसके बाद में पेट्रोल पंप पर भीड़ भी जो लोगों की है वो काफ़ी कम देखने को मिल रही है। हम बात करेंगे, पेट्रोल के दाम आज 91 रुपये हो चुके हैं, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इतना महंगाई हम करेंगे, डीजल के भाव बढ़ गए हैं। हमारा साउंड सिस्टम LED वॉल का काम है, टेम्पो वाले पिकअप वाले उन्होंने भाव बहुत बढ़ा दिए हैं और हमको आगे से इतना मिलता नहीं है, उसकी वजह से हमको बहुत परेशानी हो रही है।
देखिए, पेट्रोल के दाम बढ़ने से हर जो वस्तु है उसके दाम में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जब महंगा होता है तो निश्चित तौर पर लागत में बढ़ोतरी होती है और लागत बढ़ने के साथ में महंगाई जो है वो चरम पर छूने लगती है। और यही वजह है कि पहली बार जब पेट्रोल के दाम 90 रुपए से पार पहुंचे हैं तो आम आदमी के लिए बड़ी मुश्किल वाला समय है। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। उधर श्रीगंगानगर में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 94 रुपये 63 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल की कीमत भी अब 86 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। पेट्रोल सर बहुत ही ज़्यादा महंगा हो चुका है इस समय, और इस समय बहुत कम लागत होती है, कमाई तो बिल्कुल ही पड़ता नहीं खाता। पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है सर। दूसरे स्टेट्स के अंदर जो छुट्टी मिल रही हैं वो हमें भी मिलनी चाहिए। अच्छा, जो हम 10 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो किस चीज़ के कर रहे हैं? कितने रुपए लीटर है अपने गंगानगर में पेट्रोल? अपने गंगानगर 94.5। उधर अलवर के बहरोर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पेट्रोल पंप पर एक शख्स ने पेट्रोल कम डालने को लेकर बवाल काट दिया। गाड़ी के मालिक ने हंगामा करते हुए मामले में सख्त जांच की मांग की है। पेट्रोल पंप पर हंगामे की ये तस्वीर अलवर के बहरोर के जागूबास चौक के पास से आई है। पेट्रोल पंप पर यह हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस को समझाने के लिए आना पड़ा, फिर भी घंटों लोग हंगामा करते रहे। बताया जा रहा है कि यहाँ सुनील अपनी गाड़ी में तेल भराने आए थे। तेल भराते वक्त सुनील को लगा कि मशीन में कुछ गड़बड़ी है और उन्हें कम तेल दिया जा रहा है। इसी की शिकायत करते हुए उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और उनके साथ वैसे दूसरे गाड़ी वाले भी आ गए जिन्हें इस पेट्रोल पंप पर तेल कम देने का शक था। हंगामा बढ़ता देख पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस आने के बाद भी लोग हंगामा करते रहे और पूरे मामले की जाँच की मांग करते रहे। मैंने इस पेट्रोल पंप पे आया, आने के बाद मैंने बोला भैया 1000 का पेट्रोल डाल दो। मैंने मीटर चेक जरूर किया था कि 1000 उसने टाइप किया है, डाला, फिर मैं पैसे देने में बिजी हूँ। 1 घंटे होगा, किसी को कोई भी पेट्रोल पंप वाला ट्रेन नहीं है कि कैसे पेट्रोल को मेजर करें गाड़ी में से निकाल के। 2 घंटे हो गए, कोई इंजन खोल, किसी एक मिस्त्री को लेके कह रहा है कि इंजन खोलो, कोई कह रहा है कि टंकी उतारो। ऐसे कौन मेजर करता है यार? उनको पता ही नहीं कि कैसे मेजर करना है। और बात करेंगे, डीबी गुप्ता बने हैं मुख्य सचिव आयुक्त। जानकारी के मुताबिक राजभवन ने ये जारी किया है आदेश। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हुई है, नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हुई है। डीबी गुप्ता बने हैं मुख्य सूचना आयुक्त। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजभवन ने ये आदेश जारी किए हैं और डीबी गुप्ता बने हैं मुख्य सूचना आयुक्त। डीबी गुप्ता बने हैं मुख्य सूचना आयुक्त और राजभवन ने ये आदेश जारी किए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीबी गुप्ता मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। जानकारी के मुताबिक राजभवन ने जारी किए हैं आदेश। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हुई है। बड़ी खबर, डीबी गुप्ता बने हैं मुख्य सूचना आयुक्त और जो मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हुई है। डीबी गुप्ता बने हैं। तो दिग्गज चेहरों के रूप में और ब्यूरोक्रेसी के एक सशक्त रूप में ये माने जाते हैं ये चेहरा डीबी गुप्ता। राजभवन ने ये जारी किया है आदेश। और चलिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ सुधीर जुड़ चुके हैं। सुधीर, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हुई है और डीबी गुप्ता को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है, क्या कुछ जानकारी इस बाबत आपके पास? देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं कि मुख्य सूचना आयुक्त के साथ सदस्यों की नियुक्ति भी हुई है। इसमें नारायण बारेत और शीतल धनखड़, ये जो 2 नाम है ये अभी अभी सामने आए हैं। आप ब्रेक कर सकते हैं, ये बड़ी खबर है कि मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पे डीबी गुप्ता के आदेश हो गए हैं। इसके अलावा
जो इनके मेंबर होंगे संभवतः वो नारायण बारेट और शीतल धनखड़ के नामों की भी घोषणा अभी कुछ देर में हो जाएगी। राजभवन के सूत्रों से इस तरह की जानकारी मिली है, क्योंकि इस नियुक्ति का ये माना जाता है कि हमेशा कि इसमें नेता प्रतिपक्ष सहित अन्य जो मेंबर होते हैं उनकी सहमति होती है, मुख्यमंत्री की सहमति, उसके बाद राजभवन में ये फाइल जाती है। तो कल इस संदर्भ में बैठक हुई थी और आज इस संबंध में आदेश जारी कर दिए कि जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो डीबी गुप्ता को बनाया गया है। साथ ही जो इसके मेंबर संभवतः हो सकते हैं वो नारायण बारेट और शीतल धनखड़ हो सकते हैं। लगभग इन दोनों नामों की के पर सहमति भी बन चुकी है और उनके भी आदेश इसी आदेश के साथ जारी हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी के लिए। तो डीबी गुप्ता बने हैं मुख्य सूचना आयुक्त, राजभवन ने ये आदेश जारी किए हैं। डीबी गुप्ता मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। उम्र छोटी काम बड़े कहते हैं कि जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और ही क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर पर। अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या बैजूज ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन विजिट करें। बैजूज यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और थोड़े से अंतराल के बाद देखिए दोपहर की 2 टूक। नमस्कार।